में बिकवाली, एफएमसीजी मेटल में खरीदारी, सेंसेक्स निफ्टी मामूली तेजी के साथ बंद। मारुति की गाड़ियों की बिक्री में अच्छी ग्रोथ, पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने 26% ज्यादा बेची गाड़ियां। शशांक श्रीवास्तव बोले, ऑटो सेक्टर में ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर हुआ तैयार, 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 20 महीने के बाद फिर से खुलेगा इंडिया गेट। कर्नाटक में लिंगायत मठ के स्वामी शिवमूर्ति गिरफ्तार, स्कूली लड़कियों ने यौन उत्पीड़न के लगाए आरोप, पॉस्को में मामला दर्ज। व्हाट्सएप पर फर्जी न्यूज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, जुलाई में 23 लाख अकाउंट बंद। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बेहद गौरवान्वित कर देने वाली खबर से। दरअसल आज भारतीय नौसेना के लिए बड़ा दिन है। आज समुद्र में नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ाने वाला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इस विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंपा। आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के बाद ही अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसे देशों की लिस्ट में यह शामिल हो गया है, जिसके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नेवी को नया निशान भी दिया। इंडियन नेवी के झंडे से अब अंग्रेजों के समय से चला आ रहा जो लाल क्रॉस का निशान था, वो कहीं ना कहीं हट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया है। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ खासियत है इस आईएनएस विक्रांत की, क्योंकि सबसे पहली जो बात है वो तो ये कि ये स्वदेशी पोत है, यानी कि भारत में निर्मित ये पोत, और खास करके जिस तरीके से इसको देखा जा रहा है 10 मंजिला इमारत के बराबर ये ऊंचा है। आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये विशाल पोत होगा। इसके अलावा वजन इसका 45,000 टन है, जिस वजन के साथ ये समुद्र में पहरेदारी करेगा। इसके अलावा इसकी खासियत की बात की जाए तो इसकी लंबाई 262 मीटर बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार इसका इंतजार काफी दिनों से हो रहा था। चौड़ाई इसकी 62 मीटर है। इसके अलावा अगर इसकी खासियतों की बात की जाए तो लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। लगभग 2300 कंपार्टमेंट इसके अंदर बने हुए हैं। कहा जाता है कि 1600 लोगों का खाना इसके मेस में बन सकता है, इतना बड़ा मॉड्यूलर किचन इसके अंदर है। इसके अलावा 76% तक स्वदेशी है ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। और साथ ही साथ लगातार जैसा कि कहा जा रहा था 1700 से ज्यादा क्रू की क्षमता वाला ये, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि अंदर एक अच्छा खासा मॉड्यूलर किचन भी इसमें बनाया गया है, जिसमें 1600 लोगों का खाना भी बन सकता है। इसके अलावा 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर का रनवे है इसका, इतना बड़ा रनवे इस आईएनएस विक्रांत का। और इसके अलावा अधिकतम स्पीड इसकी जो होगी वो 51 किलोमीटर की होगी। ये तमाम क्षमता इसके अंदर, और इसके साथ ही 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता आईएनएस विक्रांत की। और इस 30 एयरक्राफ्ट के साथ विक्रांत यहां पर पहरेदारी करेगा। 2500 किलोमीटर लंबी यहां पर केबलिंग इसकी की गई है, जिसकी वजह से काफी कह सकते हैं कि क्षमतावान ये रहेगा। इसके अलावा अगर इसकी हम तमाम और तारीफों की बात करें तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पहरेदारी के साथ साथ पूरी चौकसी, और साथ ही स्वदेशी, और स्वदेशी होने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितना बड़ा दिन आज के लिए ये रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सेना को सुपुर्द किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय जब आईएनएस विक्रांत को वो सुपुर्द कर रहे थे भारतीय नेवल को, सुनिए। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन वो करेंगे। लगभग इसके बाद कहा यह जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो कि इतने दिनों से आम जनता के लिए नहीं खुल रहा था वो खुल जाएगा। इसके अलावा पीएम इंडिया गेट के पास बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा पूरी खबर बता रही हैं कि कैसा होगा सेंट्रल विस्टा जब इसको आम लोगों के लिए खोला जाएगा। आपको जरूर देखना चाहिए। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। पिछले करीब 20 महीने से इंडिया गेट और ये जो आप राजपथ का रास्ता देख रहे हैं ये बंद था। यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर काम लगभग पूरा हो गया है और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पूरा रास्ता है जो अब तक बंद था निर्माण कार्य की वजह से, इसे जनता के लिए खोल देंगे। सबसे खास बात, मेरे पीछे जो आप ये इंडिया गेट देख रहे हैं जो कि दिल्ली की पहचान है, यहाँ पर जाने का रास्ता भी बंद था क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर ही ये हिस्सा आता है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और ये जो प्रतिमा है ये इंडिया गेट के नीचे लगाई जाएगी जहाँ पर पहले कभी ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। और ये इस मूर्ति की विशेष बात ये रहेगी कि ये काले ग्रेनाइट से बनाई गई है नेताजी की प्रतिमा और तेलंगाना में खास तौर पर ये काला ग्रेनाइट पाया जाता है जिससे इस मूर्ति को तैयार किया गया है। तो तैयार हो जाइए, 8 सितंबर की शाम को यहीं पर जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ एक खास प्रोग्राम किया जाएगा और ये जो रास्ता है एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दीपाली नंदा, राजपथ। और अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। आज सेंसेक्स 37 पॉइंट चढ़कर 58,803 पर और निफ्टी 3 पॉइंट गिरकर 17,539 पर बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल समझते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए क्या कुछ रहे आज मार्केट के हाईलाइट्स। तो अगर आज शेयर बाजार के एक्शन की बात करें तो काफी उतार चढ़ाव इंट्राडे बेसिस पे आपको देखने मिला। इनफैक्ट पूरे हफ्ते हमने भारी उतार चढ़ाव देखा। आज की अगर हम बात करें तो मार्केट्स बिल्कुल ही फ्लैट नोट पे आपको बंद होते हुए नजर आए। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो एनबीएफसी कंपनीज और स्पेसिफिकली आईटी फार्मा कंपनीज में आपको थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस शेयर्स में आपको खास करके बिकवाली आती हुई दिखाई दी। इन जनरल अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 3:4 एनएससी पे दर्ज हुआ। एफएमसीजी और मेटल शेयरों में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी का आलम आता हुआ दिखाई दिया। ब्रॉडली अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस की बात करें तो वहां भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। जी हाँ, अब आपसे सेक्टर वाइज भी समझना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स में आज तेजी और कहां थोड़ा दबाव दिखा। तो निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले जहां आपको काफी सारे गेनर्स स्टॉक का दिखेंगे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, खास करके आईटीसी और अदानी पोर्ट्स में लगभग 1.25% की बढ़त आपको देखने को मिली अच्छे वॉल्यूम्स पे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और एलएनटी में भी लगभग आपको 1.5-2% के आसपास का गेन आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे आपको थोड़े बहुत ऑटो शेयर्स खास करके हीरो मोटोकॉर्प दिखेगा जो लगभग 2% नीचे था। इसके अलावा बीपीसीएल, श्री सीमेंट, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में आपको बिकवाली देखने को मिली, खास करके श्री सीमेंट जो लगभग पहले अक्टूबर से आपको निफ्टी के बाहर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ट्राइडेंट, एस्ट्रल और सन टीवी जैसे मिड कैप शेयरों में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर हम सन टीवी की बात करें तो वायदे बाजार में अच्छे वॉल्यूम्स यहां देखने को मिले। लूजिंग एंड पे टाटा एलेक्सी, कोरोमंडल इंटरनेशनल और कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स 2 से 2.5% के दबाव के साथ बंद हुए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। और अब मार्केट के बाद बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नवीन कुलकर्णी की, जिनका कहना है कि बाजार में ग्रोथ अच्छी है। नवीन कुलकर्णी के अनुसार बाजार के अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी हो रही है और ये बाजार के लिए काफी अच्छे संकेत हैं। देखिए, मार्केट तो काफी स्ट्रांग रहा है। ये जो रैली भी रही है तो ये रैली में जो इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा है वो काफी ब्रॉड बेस्ड रहा है। क्योंकि पहले भी जब अगर आप 2018 में जब मार्केट करेक्ट हुआ था एंड उसके बाद जब वापस मार्केट इंप्रूव होना चालू हुआ था, उस टाइम मार्केट का विड्थ जो था वो बहुत नैरो हो गया था। तो टॉप 20 स्टॉक्स थे वर्सेस द नेक्स्ट लेट्स से 80 स्टॉक्स एंड टॉप 100 स्टॉक्स में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस था। इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट की विड्थ बहुत ज्यादा अच्छी है।
एंड नए नए सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये आई वुड से आर क्लियर साइंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन। कि 3-4 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टोरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। और देश की बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी रही। ये कहना है मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव का। साथ ही शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि ऑटो सेक्टर की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी की जो टोटल सेल है इंक्लूडिंग सुपर कैरी सेल 1,37,500 थी कंपेयर्ड विद 1,05,775 पिछले साल। तो अच्छी ग्रोथ है, ये करीब 30% की ग्रोथ है। और अगर पैसेंजर व्हीकल के हवाले से बात करें तो 1,34,000 अगेंस्ट 1,03,000 गुज़िश्ता साल के, यानी इधर भी 30% की ग्रोथ है। इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में 3,29,000 गाड़ी बिकी और ये पिछले साल 2,60,000 के मुकाबले 26% ज्यादा है। तो अच्छा महीना रहा। इनफैक्ट ये तारीख का जो अगस्त है, अगस्त के सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा और ये तीसरा सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में। और यूपी में योगी सरकार ने राज्य में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। ये सर्वे 1 महीने के अंदर पूरा होगा। मदरसों के सर्वे को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस महीने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई पॉलिसी में मुख्य ध्यान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम पर रहने वाला है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं, क्या है ये पॉलिसी? सरकार हर 5 साल पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान करती है जिसके तहत एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। और ये जो अंतिम पॉलिसी थी वो 2020 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार उसी पॉलिसी को 2 साल तक आगे बढ़ाती रही। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इसी महीने अगले 5 साल के लिए बिल्कुल खास और नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगी उसकी हेडलाइन या फिर क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी देश के हर जिले से कोई ना कोई कम से कम एक प्रोडक्ट होगा जिसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी देश के हर जिले का नाम दुनिया भर में रोशन होगा, ये कोशिश की जाएगी। और इस स्कीम का खाका तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में 50 जिलों की पहचान की गई है और उस पर कुल मिला के 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा भी जा चुका है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसे शामिल कर लिया जाएगा और सरकार इसी महीने इसका ऐलान कर सकती है। अब आप पूछें कि ऐसा संभव है कि हर जिले से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा सके, तो बता दूं कि इसका खाका भी तैयार हो चुका है। जिले की पहचान हो चुकी है, प्रोडक्ट की भी पहचान हो चुकी है। मिसाल के तौर पर आगरा से लेदर प्रोडक्ट, अलीगढ़ से ताले, अमरोहा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोल नगाड़े हो गए। तो इस तरह के हर जिले में कोई ना कोई प्रोडक्ट है जिसकी पहचान की जा चुकी है। तो एक तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अहम हिस्सा रहने वाला है ये हर जिले से एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाना, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। हालांकि इसके अलावा ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। विकासशील देशों में भारत के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा जाए, फोकस मार्केट स्कीम का दायरा इसके लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे नए प्रावधानों के साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको इसी महीने ऐलान होते हुए दिख सकती है, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये महीना। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब टेलीकॉम जगत की हलचल। CNBC Awaaz and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। क्या आप भी 5G सर्विस लेंगे? आपको कैसे प्लान मिलने वाले हैं? इसके लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये सब कुछ जानने के लिए देखिए असीम मनचंदा की रिपोर्ट। आम ग्राहक अभी 4G की सर्विस से खुश है। ऐसे में कंपनियों के लिए ग्राहक को 4G से 5G में शिफ्ट कराने के लिए खास रणनीति अपनानी होगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों ने हैंडसेट और कंटेंट कंपनियों के साथ गठजोड़ शुरू कर दिया है। 5G हैंडसेट की औसतन कीमत फिलहाल 13 से 15 हजार रुपए से शुरू होती है।
लेकिन कंपनियां इसे डाटा बंडल के साथ सस्ते में मुहैया कराने की तैयारी कर रही हैं। रिलायंस जियो ने सस्ते 5G फोन के लिए गूगल के साथ करार किया है। भारतीय एयरटेल ने रियलमी मोबाइल की C सीरीज के साथ करार किया है। हैंडसेट खरीदने वाले को 750 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। ग्राहकों को 5G हैंडसेट बंडल में मुफ्त डेटा के साथ साथ गेम्स, OTT कंटेंट और ऑफिस सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। जानकार मानते हैं कि 5G टेलीकॉम कंपनियां काफी आक्रामक रणनीति अपनाएंगी। This festive season, we are also going to come up with amazing offers to make sure that our customers make valuable purchases. And these offers are going to include data add-ons and cashbacks and more. And we are also going to keep creating amazing products to meet the diverse demands of our huge consumer. अक्टूबर से देश के मेट्रो समेत चुनिंदा शहरों में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। 5G के प्लान 4G के मुकाबले प्रीमियम होंगे तो महंगे भी जरूर होंगे। जानकारों की राय है कि जल्दी से जल्दी ग्राहक को जोड़ने के लिए कंपनियां कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अच्छे ऑफर्स लेकर आएंगी। OTT ऐप्स हैं, जैसे हम कंटेंट ऐप यूज़ करते हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या जो शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट ऐप्स हैं, उसमें आप डेटा यूज़ करो 50 MB, 40 MB, 100 MB, ऐसे आप डेटा करो, सैम्पलिंग करो और उसके बाद आपको पैक लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि दोनों चाहते हैं, टेलीकॉम और स्मार्टफोन कंपनी, कि हमारे ज़्यादा 5G यूज़र आए और स्मार्टफोन कंपनी चाहती हैं कि ज़्यादा हमारे 5G के फ़ोन बिकें। 5G सेवाओं की शुरुआत होने के बाद हैंडसेट की कीमतें कम हो सकती है और साल के अंत तक 10,000 की कीमत के 5G हैंडसेट उपलब्ध हो सकते हैं। सस्ते हैंडसेट और बेहतर ऑफर का 5G के विस्तार में अहम रोल रहेगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। और अब बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड में सियासी उठापटक के बीच अब किराए के चार्टर्ड प्लेन पर भी राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार ने चार्टर्ड विमान किराए पर लेने का फैसला किया है, जिसके लिए सरकार को 1 महीने का 2 करोड़ का किराया चुकाना होगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के खर्च पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार को अपने गैर जरूरी खर्चों पर कटौती करनी चाहिए और जनता के मुद्दों पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो वहीं सोरेन सरकार अपने चार्टर्ड विमान किराए पर लिए जाने के फैसले को बिल्कुल सही मानती है। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोयला घोटाले मामले में ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। अभिषेक को पूछताछ के लिए कोलकाता के ईडी ऑफिस बुलाया गया, जहां उनसे ईडी ने इस घोटाले से जुड़े कई सवाल जवाब किए। अभिषेक बनर्जी से ईडी ने तीसरी बार ये पूछताछ की है। तो वहीं ईडी ने अभिषेक बनर्जी की साली को भी 5 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल मामले में मई में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ईडी अपनी पूछताछ उनसे दिल्ली के बजाय कोलकाता में करे, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी राजिरा से कोलकाता में पूछताछ कर रही है। और कर्नाटक में लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मरुंगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिवमूर्ति पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उनके खिलाफ लॉकआउट नोटिस जारी किया गया था और अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि बाद में शिवमूर्ति ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अब डॉक्टर से हरी झंडी मिलने के बाद कर्नाटक पुलिस ओपन कोर्ट में शिवमूर्ति की रिमांड की मांग करेगी। दरअसल शिवमूर्ति पर मठ में पढ़ने वाली 16 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। भारत में व्हाट्सएप ने 23 लाख से ज्यादा अकाउंट को बंद कर दिया है। बैन की बड़ी वजह है फेक न्यूज फैलाना। बताया गया कि लगातार ऐप से गलत मैसेजेस भेजकर गलत खबरें फैलाने की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कंपनी ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 लाख से ज्यादा अकाउंट पर कार्रवाई की। इससे पहले जून में भी 22 लाख अकाउंट्स बैन किए गए थे। क्या आपने क्वाइट क्विटिंग के बारे में सुना है? जी हां, क्या आप भी वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर चिंतित हैं? तो देखना मत भूलिएगा आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है, ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद
जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज गणपति उत्सव का तीसरा दिन है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उत्सव की अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। गणेश उत्सव में आम जनता के साथ साथ सेलिब्रिटी भी जमकर भाग ले रहे हैं। इस साल भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने घर गणपति को विराजित किया। हेमा मालिनी, ऋतिक रोशन, सोनाली बेंद्रे, श्रद्धा कपूर, शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, सारा अली खान, दिया मिर्जा अपने घर गणपति लेकर आए। और आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात अब करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ राजनीतिक गोलाबंदी हो रही है। आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहा। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए, प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। तो वहीं नीतीश कुमार की बात को तेजस्वी यादव ने भी आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है तो वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी में जाते ही लोग पाक साफ हो जाते हैं। 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। और अब बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचकर टीम इंडिया अब थोड़ा रिलैक्स मोड में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सभी भारतीय खिलाड़ी दुबई की बीच पर फुल मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। वीडियो में विराट कोहली से लेकर कप्तान रोहित शर्मा और युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से लेकर अनुभवी विकेट कीपर दिनेश कार्तिक सभी दुबई की रेत में रंगे दिख रहे हैं। बीच पर बोटिंग, सर्फिंग, वॉलीबॉल खेलते और सभी खिलाड़ी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एशिया कप में टीम इंडिया अपने दोनों ग्रुप मुकाबले जीतकर सुपर 4 में पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान और हांगकांग के बीच शाम को 7:30 बजे मुकाबला है और इसमें भी जो जीतेगा उसके साथ टीम इंडिया की रविवार को टक्कर होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।